हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सवे इसमीन और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है अभी न्यू की एक नई वीडियो, मणिपुर वायलेंस। जी हाँ, मणिपुर में जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पुलिस का उसमें क्या किरदार है या इंडियन आर्मी उस पर क्या किरदार अदा कर सकती है और नरेंद्र मोदी जी से क्या तवक्कुआत की जा रही हैं, इस पर एक बेहतरीन वीडियो बनी हुई है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। मणिपुर में पिछले 2 महीनों से वायलेंस हो रहा है। जो वायलेंस 3 मई को शुरू हुआ वो अब जुलाई के महीने तक खत्म ही नहीं हुआ है। जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो अलेजेडली उन पर ग्रेनेड अटैक प्लान किया गया, जो एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा थी। एक मिनिस्टर का घर मॉब ने जला दिया। शहरों के बीच ऐसे ट्रेंचेस बनाकर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। चलिए जानते हैं कि मणिपुर में अब तक लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ और क्यों मणिपुर भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम भारत के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर एक आसान भाषा में वीडियो बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत सब्सक्राइब। चैप्टर 1, मणिपुर का इतिहास। 3 मई से लेकर आज तक हर दिन मणिपुर से नए वायलेंस की न्यूज आ रही है। 4 जून को इम्फाल में एक एम्बुलेंस को जला दिया गया, जिसमें माँ और उसका 7 साल का बेटा दोनों मारे गए। 29 जून को कुकी और मीटी दोनों ग्रुप्स के घरों में आग लगाई गई। अब सिचुएशन और टेंस इसलिए है क्योंकि चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में डेविड थिक नाम के एक इंसान को ब्रूटली बिहेड किया गया। साथ ही साथ 3 मीटी लोग भी मारे गए। एक इंसिडेंट्स को कवर करने चाहेंगे तो शायद ये पूरा वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। हमने मणिपुर वायलेंस के बारे में एक वीडियो बनाया। अगर आप सिर्फ वायलेंस का एक प्रॉपर रिकैप चाहते हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड आप ये वीडियो पहले देखें। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई भी वायलेंस अचानक से नहीं होता। वायलेंस के रीजन समझने के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मणिपुर का पॉपुलेशन एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जहाँ 3 मेजर कम्युनिटीज के बारे में समझना इम्पोर्टेंट है। मीती कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। इन 3 कम्युनिटीज के बीच आज क्लैशेस हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कहानी की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। कैसे? चलिए समझते हैं। बात है 1762 की, जब ब्रिटिश भारत में अपना कंट्रोल जमा रहे थे। तब मीटी कम्युनिटी के लोग मणिपुर में राज कर रहे थे और उन्हें दोनों साइड से खतरा था। नागा ट्राइब के लोग बॉर्डरिंग एरियाज में उन पर अटैक्स करते थे और म्यांमार यानी बर्मा से भी उनके राज पर हमला हुआ करता था। इनसे प्रोटेक्शन के लिए मणिपुर के राजा जयसिंह ने ब्रिटिशों के साथ एक डील की, उनसे प्रोटेक्शन में हेल्प मांगी। अब आप ही सोचिए, क्या ब्रिटिश खुद सूट बूट पहनकर मीती लोगों की मदद करने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नई आइडिया अपनाई। उन्होंने एक नई ट्राइब को यहाँ इंट्रोड्यूस किया और उन्हें म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर्स में बसाया। ये थी कुकी ट्राइब। सोचिए कितनी स्ट्रेंज बात है कि आज जिन कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस हो रहे थे वो एक जमाने में एक दूसरे की मदद करने के लिए एस्टैब्लिश हुए थे। 1826 में फर्स्ट बर्मा वॉर खत्म हुआ और ब्रिटिश जीत गए और उनके हाथ मणिपुर आ गया। ब्रिटिशों ने यहाँ एक प्रोटेक्टरेट सिस्टम एस्टैब्लिश की, यानी मणिपुर में राजा तो हुआ करता लेकिन सारे डिसीजंस ब्रिटिश लेते। 1891 में ब्रिटिशों ने एक 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया और उसके थ्रू मणिपुर को रूल करने लगे। लेकिन मणिपुर एक रिमोट एरिया है और कितनी भी कोशिश करे पूरे मणिपुर पर कंट्रोल करना ब्रिटिशों के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मणिपुर को बांट दिया। कुकी और नागा ट्राइब्स को मणिपुर के सेंटर से दूर फॉरेस्ट में पुश कर दिया और मीटी लोगों को सेंटर में रहने दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिशों को इंडियन सोल्जर्स की जरूरत थी और तब ब्रिटिश उन्हीं राजा महाराजाओं के पास जाने लगे जिन्हें उन्होंने गद्दी पर बिठाया था। यहाँ नागा ट्राइब ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, लेकिन कुकी ट्राइब ने नहीं। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को मणिपुर भेजा और उन्हें कुकी ट्राइब से लड़वाया। इससे कुकी ट्राइब फॉरेस्ट और हिली एरियाज में और अंदर चली गई। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मीटी ट्राइब के लोग सेंटर में है, अर्बन एरियाज में रहते हैं और इन टोटल मणिपुर के पॉपुलेशन का 53% बनाता है, लेकिन रहते सिर्फ 10% लैंड में ही है। ऑन दी अदर हैंड कुकी ट्राइब के लोग 28% है और वो बाकी बचे 90% फॉरेस्ट लैंड में बिखरे हुए हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मणिपुर का फ्यूचर क्या होगा इस पर डिबेट शुरू हुई और वो आज के न्यूज रूम जैसी डिबेट नहीं थी, एक वायलेंट डिबेट थी। नागा ट्राइब के लोगों को अपना अलग देश चाहिए था, कुकी ट्राइब के लोगों को अलग देश नहीं लेकिन एक अलग स्टेट चाहिए था और मीटी लोगों को अपनी आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था। और इन तीनों डिमांड्स को तब भारत सरकार ने इग्नोर कर दिया। मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी बना और किसी को भी जो चाहिए था वो नहीं मिला। कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास गया, जो मणिपुर से 2500 किलोमीटर दूर थी। मणिपुर स्टेट 1972 में बना। पॉलिसीज बनाते समय नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स की तरह मणिपुर का इतिहास और मणिपुर के लोगों का फ्यूचर दोनों ही इग्नोर हुए। चैप्टर 2,
कॉन्फ्लिक्ट्स का रूट कॉज। अब तक हमने मणिपुर के इतिहास के बारे में जाना, ये समझा कि इन 3 कम्युनिटीज की शुरुआत कैसे हुई, कुकी कम्युनिटी फॉरेस्ट में क्यों और कैसे चली गई, और हिस्टोरिकली कैसे इन तीनों कम्युनिटीज के अलग अलग डिमांड्स रहे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में रिलीजन के बारे में बात करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मणिपुर का इशू समझने के लिए रिलीजियस एंगल समझना इम्पोर्टेंट है। मीटी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर वैष्णवाइट हिंदूज हैं और नागा और कुकी ट्राइब के लोग क्रिश्चियंस हैं। पार्टीशन के दौरान कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन भी मणिपुर का हिस्सा बना। डेमोग्राफी का रिलीजन यहाँ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंडर मीटी पॉपुलेशन के लोगों को फॉरेस्ट में जाकर लैंड खरीदने की परमिशन नहीं। ऑन दी अदर हैंड फॉरेस्ट में रहने वाले नागा और कुकी ट्राइब के लोगों को वैली एरिया यानी इस 10% एरिया में आकर लैंड खरीदना पॉसिबल है। गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में मीटी ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, वेरएस कुकी एंड नागा ट्राइब के लोगों को मिलता है। इसका सीधा कनेक्शन ट्राइब्स के शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड होने की वजह से मीटी लोग कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदू हैं और हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर रूल किया करते थे, इस वजह से हम पर ये इनजस्टिस क्यों। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारा कल्चर, हमारी भाषा धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया से ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम सिटीज में आ रहा है। चैप्टर 1 में हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशों के मिसमैनेजमेंट की वजह से मणिपुर का पॉपुलेशन जियोग्राफी में डिवाइड हुआ। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने कल्चरली भी मणिपुर को तोड़ने की कोशिश की। 1894 से क्रिश्चियन मिशनरीज मणिपुर के ट्राइबल एरियाज में आते गए और उन्होंने अपना रिलीजन फैलाया। 1901 के सेंसस में मणिपुर में 8% क्रिश्चियन हुआ करते थे और ये नंबर बढ़कर 1991 में 34% तक पहुंच गया। माना जाता है कि ये पॉपुलेशन 2021 तक 45% हो गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी लोगों को अपना रिलीजन फैलाने का फ्रीडम देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिलीजन की वजह से इन तीनों ट्राइब्स में एक गैप बढ़ता जा रहा है। आज भी क्लैशेस में चर्चेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जलते हैं और इनसे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ये चार्ट देखिए, ज्योग्राफिक और रिलीजियस डिविजन्स और तनाव इन नंबर से साफ दिखते हैं। पता चलता है कि कैसे जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं वहाँ क्रिश्चियंस नहीं रहते और जहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ हिंदूज नहीं रहते। कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज पावर से रिलेटेड है। एक डेमोक्रेसी में पावर को एडजस्ट किया जाता है ताकि किसी एक ग्रुप के पास हद से ज्यादा पावर ना हो। जैसे हमने देखा कि ज्योग्राफिक पावर ट्राइबल लोगों के पास है, वैसे ही पॉलिटिकल पावर मीटी लोगों के पास है। असेंबली के 60 में से 40 सीट्स में मीटी मेजोरिटी है। ट्राइबल लोग आर्ग्यू करते हैं कि आपको और रिजर्वेशन की क्या जरूरत। ऑन दी अदर हैंड मीटी कम्युनिटी से कंप्लेंट आती है कि फॉरेस्ट एरिया में लैंड एनक्रोचमेंट होता है, यहाँ पर इलीगली ओपीएम उगाया जाता है, जिससे मणिपुर में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ता है। चैप्टर 3 सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 महीने हो गए, वायलेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मीटी और कुकी दोनों कम्युनिटी के लोग सरकार को ही ब्लेम करते हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने मणिपुर को खुद विजिट भी किया है, इससे आपको सिचुएशन का इम्पोर्टेंस समझ सकता है। इस पूरे इंसिडेंस में एक बात हाईलाइट करने जैसी है, मणिपुर में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, यानी सारे इम्पोर्टेंट सप्लाईज बाय रोड आते हैं। कुछ ट्राइबल्स ने इम्फाल दिमापुर हाईवे ब्लॉक कर दिया था, तो खाना, दवाई, फ्यूल मणिपुर तक नहीं पहुंच रहा था। ये हाईवे 54 दिनों के लिए ब्लॉक था और अब 2 दिनों पहले ही ये ब्लॉकेड खुला है। Which brings us to our first point कि नॉर्थ ईस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। Wars are won by logistics। 1962 में हम चाइना से इसलिए हारे क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तब से अब तक लद्दाख में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन आज म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है और मणिपुर म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। दैट मीन्स हमें मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट करना होगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। आज वायलेंस अंदर से हो रहा है, लेकिन अगर कल हमें एक फॉरेन थ्रेट हो तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एसेंशियल्स पहुंचाने में, लोगों को सेफ रखने में मदद करेगा। सेकंड पॉइंट है वेपन्स। पिछले 2 महीनों में 4000 वेपन स्टेट की आर्मरी से चुराए गए हैं। अमित शाह जी के अपील के बाद कुछ लोगों ने वेपन्स रिटर्न किए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक सिर्फ 18% वेपन्स ही वापस आए हैं। चुराए गए वेपन्स में असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और मॉर्टर बॉम्ब्स भी शामिल है। ऐसे वेपन्स सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, ऑफेंस के लिए चुराए जाते हैं, अटैक करने के लिए चुराए जाते हैं। एलिजिडली कुकी ट्राइब के लोग कहते हैं कि मीटी ट्राइब के लोगों को पुलिस ने जानबूझकर वेपन्स दिए, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट किसी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली गई है। सिमिलरली मीटी ट्राइब के लोग कहते हैं कि आसाम राइफल्स कुकी ट्राइब के लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राइब्स का अथॉरिटीज पर से विश्वास उठ रहा है एंड दैट इज डेंजरस। मणिपुर में चाइना से म्यांमार के थ्रू वेपन्स और एम्यूनिशन आते हैं, जिनमें AK-47 और M16 राइफल्स भी शामिल है, जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स तक पहुंचते हैं। ये सारा वायलेंस अफ्स्पा के अंडर आने वाला लैंड कम करने के बाद ही हो रहा है। ये मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कई केसेस में
असम राइफल्स भी ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर है, अगर वही लोग अंदर से मणिपुर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आखिरी पॉइंट है वेस्टेड इंटरेस्ट्स। जब लोग इस सिचुएशन की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि एक कम्युनिटी की गलती है और बाकी सब पर नाइंसाफी हो रही है। लेकिन सच तो यह है कि अलग अलग लोगों का वायलेंस जारी रखने में वेस्टेड इंटरेस्ट। कुकी ड्रग लॉर्ड्स कुकी मिलिटेंट्स को बैक करते हैं और एक अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस करते हैं और मीटी लोगों पर अटैक करते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये ड्रग लॉर्ड्स म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनका म्यांमार के चीन नेशनल आर्मी और ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ कनेक्शन है। ये लोग फॉरेस्ट में ओपीएम उगाते हैं और पिछले कुछ सालों में होने वाले क्रैकडाउन का बदला लेने के लिए वो मणिपुर को जला रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, कुकी लोग अरम्बाई तेंगोल और मिति लिपुन जैसे ग्रुप्स को वायलेंस उकसाने के लिए ब्लेम करते हैं। इन सारे बैक एंड फोर्थ अटैक से होगा ये कि सारे कम्युनिटीज के लोग इस कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एक सुंदर जगह है, यहाँ की डाइवर्सिटी ही यहाँ की ब्यूटी है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि डाइवर्स ग्रुप्स को सेफ रखे और इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो डायलॉग से सुलझाए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। मणिपुर का हाल देखते हैं तो सच में दिल टूटता। 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हॉस्टल्स को, स्कूल्स को रेफ्यूजी कैंप्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। एमएलएस के घर भी जल रहे हैं। ये विजुअल्स अफगानिस्तान या यूक्रेन के वॉर के नहीं, हमारे भारत के हैं। देखकर बुरा लगता है। तो एक आम इंसान का क्या हाल होगा? यहाँ हम सबको खुद से कुछ सवाल पूछना जरूरी है। जब हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम किस यूनिटी की बात करते हैं? क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी 2 महीनों तक हम मणिपुर में शांति नहीं ला सके? क्यों नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के 75 सालों तक हम डेवलप नहीं कर पाए? अगर हम अब बॉर्डरिंग एरियाज के प्रॉब्लम्स को सुलझा ना सके तो हम में और ब्रिटिशों में क्या डिफरेंस है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और इन सवालों पर सरकार ने एक्शन लेना भी। अगर आप, ये देश हमारा है और इस देश के सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे। बहुत आला, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो पूरा कंटेंट बनाया गया है मणिपुर वायलेंस पे, ये बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट्स के साथ था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि मीटी, कुकीज़ और नागा ये 3 कम्युनिटीज़ हैं जिनकी आपस में नहीं बन रही। ठीक है, इसमें बहुत से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं और ज़्यादातर जो इसमें मुद्दा उठाया गया है वो राइट्स का है कि जी हमारे राइट्स कम हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर एक बात जो मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि मीटीज़ को जो लैंड एरिया तक महदूद कर दिया गया था, ये गलत था। मीटीज़ को भी फॉरेस्ट, जो जंगली एरियाज़ हैं जहाँ कुकीज़ और नागा रहते हैं, उनमें ज़मीन परचेज़ करने का राइट होना चाहिए, क्योंकि नागा और कुकीज़ जो मीटीज़ का जो एरिया है वहाँ पे ज़मीन ख़रीद सकते हैं। तो उन ओवरऑल सबको आज़ादी होनी चाहिए कि वो मणिपुर में स्टेट में जहाँ मर्ज़ी ज़मीन ख़रीद सकें। तो ये एक राइट बनाना चाहिए ताकि हर एक कम्युनिटी की हर एक जगह पर एक ग्रिप होनी चाहिए। और फिर मीटीज़ जो हैं 53% हैं, नागा और कुकीज़ जो मिलकर 47% हैं। ये डिफरेंस अगर हिसाब से देखा जाए तो नागा और कुकीज़ हाफ मेजॉरिटी हैं और मीटीज़ हाफ मेजॉरिटी हैं, यानी कि ये दोनों नागा और कुकीज़ मिलकर मीटीज़ का मुकाबला कर रहे हैं। और मीटीज़ पर जो है तशद्दुद ज़्यादातर किया जा रहा है। और मीटीज़ के जो समझ लें कमज़ोरी है वो ये है कि वो जंगलों में आबाद नहीं है। जो लैंड एरिया है मणिपुर स्टेट का वो उनके पास है और इस जगह पे नागा और कुकीज़ भी अपनी ज़मीनें ख़रीद चुके हैं। तो ये एक डिफरेंस है ज़मीन का, ज़मीनी राइट जो है परचेजिंग का ओवरऑल सबके पास होना चाहिए। उसके बाद जो अब 2 माह से ये एक तशद्दुद और वायलेंस का सिलसिला जो जारी है, ठीक है, आपने मनाज़र भी देखे होंगे, ये यूक्रेन वार के या अफ़गानिस्तान वार के नहीं थे, ये थे मणिपुर स्टेट का जलती हुई तस्वीरें, जिन्हें देखकर वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम भी कहते हैं कि हमें भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इंडिया जहां इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी जहां इतने बेहतरीन अंदाज से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सवाल उठाया गया है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के एक्शन की ज़रूरत है। जी हाँ, ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली जाकर विज़िट करना चाहिए। अब जैसे बताया गया, राहुल गांधी जी गए और वहाँ उन पर ग्रेनेड फेंका गया, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो इन हालात को देखते हुए मेरे ख्याल में अब इंडियन आर्मी को वहाँ पे फ्लैग मार्च करना चाहिए, सिचुएशन कंट्रोल में करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मणिपुर में जो है पुलिस अपना सही किरदार नहीं निभा पा रही या सही कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन अभी तक 2 माह में ये फसाद, ये तशद्दुद नहीं रुका। तो इसका मतलब है
अब नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर इंडियन आर्मी का फ्लैग मार्च कराना चाहिए, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर थोड़ी सी ग्रिप करनी चाहिए और तमाम तीनों कम्युनिटीज़ के लोगों को, सरबराहों को, उनके जो इस वक्त लीडर बने हुए हैं इस फसाद में, ख़ासकर इस फसाद में, मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, जो इस वक्त उनके इन प्रोटेस्ट में उनके लीडर बने हुए हैं उनको बुलाएं, उनके साथ टेबल मीटिंग करें, उन्हें कहें कि हम मणिपुर स्टेट को एक स्मार्ट स्टेट बनाएंगे और वहाँ पर एक ऐसा सिविल कोड लागू करेंगे जिसमें सबको बराबरी के हकूक़ होंगे, तालीम में हो, सेहत में हो, चाहे नौकरियों के हिसाब से देखा बराबरी का जो है सबको हकूक़ दिया जाए। तो मेरे ख्याल में मणिपुर स्टेट का ये वायलेंस जो है इस बराबरी के निशान पे जो है कवर किया जा सकता है। ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दीन की तबलीग देता है, आप चाहे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आप लोगों को आप अपने रिलीजन की दावत दे सकते हैं। तो ये गुड साइन है, ये इंडिया का एक बेहतरीन पॉजिटिव साइन है। जहां इंडिया देखें, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और हिंदू सब के सब जो है गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को गवर्नमेंट के मामला से दूर रखा हुआ है या क्रिश्चियंस को गवर्नमेंट के मामला से दूर रखा हुआ है, सबको बराबरी का हकूक़ दिया है। वैसे ही मणिपुर स्टेट में जो मीटीज़ और कुकीज़ के दरमियान ये जो झड़प है, ये मेरे ख्याल में राइट्स के ऊपर है, तो सबको बराबरी का राइट दे देना चाहिए। अब वक्त आ गया है, देखें ना 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे हलाक हो चुके हैं, अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। मेरे ख्याल में अब जो है भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हम तो आपके फ़ैन हैं, यहाँ पर आपको अब एक्शन लेना चाहिए। इंडियन फ्लैग मार्च जो आपकी आर्मी का ये ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्रिप मजबूत हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है। जो इस बात को समझ रहे हैं वीडियो को लाइक करें ताकि ये हमारा रिएक्शन जो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारी गुजारिश ये रहती है कि हम इंडिया के पॉजिटिव साइन पे बात करें। मणिपुर जो है इस वक्त वायलेंस में है, क्योंकि हम जब नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस लाइव देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी जगहों पर जो इंडियंस हैं वे टैग कर रहे होते हैं कि मणिपुर इज़ बर्निंग। तो जी हाँ, हमें भी दुख है। वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, ये सारे इसके सॉल्यूशंस भी आपने करने हैं, लेकिन क्योंकि वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल अपनी नीश बना चुका है कि हम इंडिया पे रिएक्ट करते हैं, तो इंडिया के हम फ़ैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ इंडिया की तारीफ़ बनती है तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ इंडिया से थोड़ी बहुत गलती हो गया पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो भी इस्लाह के लिए। ठीक है, ओवरऑल हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि इंडिया के पॉजिटिव साइन पे चर्चा करना। तो उम्मीद करते हैं आज का रिएक्शन आपको हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने ग्रुप्स में, दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।